destination to kickstart your day with all the business news with special focus on the markets. In next 1 hour, we'll discuss all the market action and the major corporate happenings. And we have two special stories. One on the financial literacy as always, and one story from Mumbai where two young entrepreneurs are changing the way how you buy your groceries. Good morning to you, Arun. And as always, another day and also a Friday. Thank God it's Friday. जी बिल्कुल, शुभ प्रभात सिद्धांत। और सप्ताह का आखिरी दिन है और कॉर्पोरेट जगत में काफी हलचल मची हुई है, शेयर बाजार में काफी हलचल मची हुई है। आज के दिन कौन से शेयर करेंगे तेजी के साथ कदमताल और कौन से शेयरों का बिगड़ेगा सूरत हाल, इन सभी शेयरों का हम करेंगे पूरी तरह से एनालिसिस। नमस्कार, मैं हूं अरुण शर्मा। मेरे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं स्टॉक एनालिस्ट आकाश जिंदल। आकाश, बहुत बहुत शुक्रिया आप स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े। थैंक यू। और मुंबई से हमारे साथ जुड़ेंगे दीपेन मेहता, जो कि स्टॉक स्पेसिफिक राय रखेंगे इस शो के अंदर। और इस शो की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले जानते हैं सिद्धांत, क्या कुछ सूरत हाल है अमेरिकी बाजारों का? Let's go to the American markets. We'll quickly take a look on how the American markets closed on Thursday. Well, the US stocks slipped on Thursday as investors turned cautious ahead of Friday's monthly jobs report. The influential US non-farm payroll data for March 2014 will be released today, that's 4th April 2014. And investors were reluctant to make big bets ahead of the Friday's non-farm payrolls report. The Dow Jones Industrial Average dipped 0.45 of a point to close at 60,573. The S&P 500 slipped 2.13 points to finish at 1,889. The Nasdaq Composite dropped 38 points to end at 4,238 levels. और आइए अब देखते हैं कि एशियाई बाजार किस तरह की चाल चल रहे हैं। अमेरिकी बाजारों से नकारात्मक संकेतों का असर आज एशियाई बाजारों पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। एशियाई बाजारों की आज कमजोर शुरुआत हुई है। जापान के बाजार निकाई में गिरावट देखी जा रही है। निकाई लगभग 1.25% की गिरावट के साथ 15,035 के अहम स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है। वहीं हैंगसेंग में भी 1.25% के आसपास की कमजोरी देखी जा रही है और फिलहाल 22,510 के आसपास कारोबार कर रहा है। वहीं स्टेट टाइम्स इंडेक्स काफी अहम होता है, इसको गौर करना। ये 3,216 के स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है। वहीं कॉस्पी इंडेक्स भी हल्की फुल्की गिरावट के साथ लगभग 2,000 के स्तर को छूने की कोशिश कर रहा है और 19,000 2000 के आसपास लगभग कारोबार करने की कोशिश कर रहा है। जी, जाहिर तौर पर अब प्री ओपनिंग का हाल देख लेते हैं कि शेयर बाजार में जो प्री ओपनिंग सेशन होता है उसकी शुरुआत किस तरह की रही है। सेंसेक्स, ये आपकी स्क्रीन पर आंकड़े आ रहे हैं, 22,480 के स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है। 25 अंकों की गिरावट है। लगातार जो शेयर बाजार था 10 दिनों की बढ़त दिखाई थी शेयर बाजार में, और कल उसमें कहीं ना कहीं मुनाफा वसूली हावी होती दिखाई दी है। और जो शेयर बाजार आज भी प्री ओपनिंग्स में कुछ ना कुछ नेगेटिव सेंटिमेंट्स दे रहा है। We can expect the markets opening lower today, given the fact that the Asian markets also, now we are going to the Nifty. Nifty is up, it's currently trading at 6,755 levels. So Nifty they're up, but the Sensex, the pre-opening rates are down. And as we saw, the Asian markets all a sea of red there, and the American markets closed in red. So the cues giving to a fact that it might be the markets might open in red today. देखिए, जाहिर तौर पर सिद्धांत, जो अमेरिकी बाजारों के जो अहम संकेत आ जाने वाले, जो डेटा वहां से आने वाला है, शुक्रवार का दिन है, आखिरी कारोबारी सत्र होगा इस सप्ताह का। तो जाहिर तौर पर देखने वाली बात होगी कि आज मुनाफा वसूली हावी होती है कि शेयर बाजार में निवेशक बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। Well, now on to our international business wrap this Friday morning. View 1. The European Central Bank has kept its benchmark interest rate at a record low of 0.25%.
It comes despite the fact that inflation in the currency bloc fell to a 5-year low in the March. Eurozone interest rates have remained unchanged since November 2013, when the bank said it expected a prolonged period of low inflation. It seems there is some technical fault, but now we'll go to our daily newspaper review. We'll start with the Economics Times. जी जाहिर तौर पर Well, Economics Times saying the fact, giving emphasis on the FII inflows in the country, saying healthy macros numbers make FI binge on debt. That's the headline there. The rupee's recovery and improved macroeconomic indicators are among the reasons for greater confidence in India. So lots of FI inflows, that's the big story on that newspaper. वहीं शेयर बाजार के साथ साथ सिद्धांत जो अहम खबर आज हम देखेंगे, जो तमाम बिजनेस पेपर्स में छाई हुई हैं, कहीं ना कहीं फीचर आर्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। और जो चुनाव जिस तरह के से अब सर पर चढ़ा हुआ है, जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज है, जिस तरह से ऑटो की कंपनी की जो गाड़ियां खरीद रहे हैं चुनाव प्रचारों के लिए, पेपर्स के ऊपर जो खर्च कर रहे हैं, इसकी वजह से एक अच्छा सा रिसर्च आर्टिकल बिजनेस भास्कर ने किया है। इसमें लिखा हुआ है कि पेपर के शेयर्स में बढ़ोतरी देखी जा रही है, ऑटो कंपनियों के शेयर्स में बढ़ोतरी देखी जा रही है, क्रॉम्पटन ग्रीव्स जैसे शेयर में काफ़ी अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है। और इन तमाम जो कंपनी के शेयर्स हैं, इनमें कहीं ना कहीं 10 से 25% तक की बढ़त आई है। ये एक एनालिसिस करने की कोशिश की है बिजनेस भास्कर ने। तो ये फीचर आर्टिकल कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करता हुआ आज के न्यूज़पेपर व्यूअर्स को। Well, now on to business line with emphasis on pharma sector. News from the pharma sector: Novartis has filed a patent infringement suit against Biocon. Swiss drug maker Novartis has locked horns with Biocon over the alleged infringement of the patent on its diabetic drugs, which has reportedly has a global sales of over $1.2 billion last year. So emphasis on the pharma sector is the top headline on business line. और हिंदी के एक और अखबार की अगर बात करें, जो पिंक पेपर्स की बात करें, तो टाटा से स्पष्टीकरण मांगेगी सीबीआई। देखिए, जो राडिया का जो टेप प्रकरण था अभी भी कहीं ना कहीं जारी है, और सीबीआई अब कहीं ना कहीं जो पूर्व चेयरमैन है जो रतन टाटा और इसके जो वर्तमान प्रमुख है साइरस मिस्त्री, इससे स्पष्टीकरण मांगने का इसने फैसला किया है, और इससे इन दोनों से स्पष्टीकरण मांग सकती है। तो ये कहीं ना कहीं हेडलाइंस बनती हुई कुछ हिंदी व्यापार जगत के अखबारों की। Well, news from Mint. Special emphasis and story on the banking license that Bandhan founder Ghosh confident despite the challenges. Chandrasekhar Ghosh, who is the chairman of that institution, he has a long journey. He started by working at his father's street shop in Nagartala and emerged as one of the 2 top new bank license holders in the country. So that's making headline in that newspaper. Well, now on to our corporate wrap. Well, offers galore. Low-cost airlines Go Air and Indigo joined the discount bandwagon on Thursday, offering as much as 30 to 40% discounts for tickets booked 90 days advance. State-run Air India too is offering the same. International travelers, however, is said to be expensive, with Emirates announcing a summer peak surcharge of 1,500 to 3,000 rupees for weekend trips and revision in fare and fuel surcharge. वही सीबीआई टाटा समूह के पूर्व प्रमुख रतन टाटा और टाटा सन्स के वर्तमान प्रमुख साइरस मिस्त्री से पूछताछ करेगी। टाटा और मिस्त्री से कॉर्पोरेट लॉबिस्ट नीरज राडिया की बातचीत के टेप्स की जांच के सिलसिले में ये बात की जाएगी। सीबीआई की ओर से टेप में रिकॉर्ड की गई तमाम बातचीत के आधार पर ये दर्ज किए गए जांच के 2 मामलों में से टाटा ग्रुप का भी नाम शामिल है।
On to realty sector, Unitech Corporate Parks, the London Stock Exchange listed group company of real estate developers Unitech Limited, has said an entity has expressed interest in acquiring its wholly owned subsidiary Candor Investment Limited. The company, however, did not disclose the name of the interested party. Unitech has a 13.7% stake in Unitech Corporate Parks. वहीं रियल्टी सेक्टर से अब रुख करते हैं पावर सेक्टर की ओर। अदानी पावर 8,620 मेगावाट क्षमता के साथ देश का सबसे बड़ा निजी बिजली उत्पादक बन गया है। अदानी पावर ने गुरुवार को महाराष्ट्र में तिरोडा पावर प्लांट की शुरुआत की है। कंपनी ने पिछले वित्त वर्ष में 2,640 मेगावाट क्षमता को जोड़ा था। Well, South Korea's Samsung Electronics has said that its chairman Lee Kun-hee has no link whatsoever to a case that has led to India's Supreme Court demanding his appearance at a trial hearing. The court ruled this week that Lee, South Korea's richest man with an estimated net worth of $11.2 billion, should appear before a trial court in Ghaziabad in next 6 weeks. वहीं बैंकिंग सेक्टर से कुछ अच्छी खबर आ रही है। सालाना आधार पर 21 मार्च तक बैंकों की जमा 14.64% बढ़कर 77,39,387 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार जमा की वृद्धि ऋण से कहीं बेहतर रही है। वहीं सालाना आधार पर 21 मार्च तक बैंकों का ऋण 14% के आसपास बढ़ा है। वहीं 2013-14 के लिए रिजर्व बैंक ने ऋण में 15% और जमा में 14% की वृद्धि का अनुमान जताया था। Private sector output in India fell in March. The HSBC India Composite Output Index declined from 50.3 in February to 48.9 in March as manufacturing production growth eased and service sector activity fell at faster rate during the month. The PMI reading above 50 indicates growth while a lower reading means contraction. वहीं आर गांधी को भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। गांधी को 3 साल का कार्यकाल सौंपा गया है। गांधी आनंद सिन्हा की जगह लेंगे। सिन्हा इस साल जनवरी में सेवानिवृत्त हुए हैं। इससे पहले गांधी केंद्रीय बैंक के कार्यकारी निदेशक रह चुके हैं। जी, जाहिर तौर पर बाजार खुल चुके हैं। देखते हैं बाजार का सूरत हाल क्या है। हालांकि बहुत ज़्यादा एक्शन बाजार में देखने को नहीं मिल रहा है। जो शेयर बाजार है काफ़ी हल्की फुल्की चाल चल रहा है। जो शेयर बाजार है जहां पे कल रुका था उसी के आसपास कारोबार कराने की जो अहम स्तर है 22,500 का सेंसेक्स के ऊपर और जो निफ्टी का स्तर है 6,730 उसी के स्तर के आसपास इस समय पे कारोबार कर रहा है। जो प्री ओपनिंग सेशंस होता है शेयर बाजार का, जो पहली बार इसमें पे टीवी को ट्यून कर रहे हैं, जो लेमैन है बाजार की नज़रों में, उन्हें एक बार फिर से बताएंगे। जो प्री ओपनिंग सेशन होता है 9 बजे से लेकर के 9:15 बजे तक होता है। 9:15 बजे बाजार खुल जाता है जिसमें ट्रेडिंग की जा सकती है। शेयर बाजार में खरीद फरोख्त की जा सकती है और ये ट्रेडिंग चलती है 3:30 बजे तक और 3:30 बजे से लेकर के 3:55 तक फाइनल सेटलमेंट होता है। तो शेयर बाजार जो खुल चुका है और काफ़ी माइल्ड जो वॉलेटिलिटी है वो बनी हुई है। जो सेंसेक्स है कहीं ना कहीं आज भी लुढ़कता हुआ नजर आ रहा है। 40 पॉइंट्स के आसपास की इसमें गिरावट दर्ज की जाएगी। जो सेंसेक्स है हालांकि जो 22,500 का जो स्तर था उससे अब नीचे आ चुका है और सेंसेक्स और निफ्टी भी जो है 6,700
20 के स्तर के पास में इस समय पे आ चुका है। हालांकि जो सेंसेक्स और निफ्टी की जो शुरुआती रुझान है वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि आज भी मुनाफा वसूली कहीं ना कहीं शेयर बाजार पर हावी होती हुई नजर आएगी। Well, now we'll go to our reporter Abhishek Jha and we'll focus today on the aviation sector. There are lots of discount after SpiceJet. Indigo has joined the bandwagon. Even Air India is in the bandwagon. So where do you see the whole price war going in future? सिद्धांत, ये जो सारा जो एयर फेयर वॉर का सिलसिला है ये इस साल जनवरी से शुरू हुआ है, जब सस्ती उड़ानों को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की कोशिश शुरू हुई थी। स्पाइसजेट ने इस मामले की शुरुआत की, उसके बाद एयर इंडिया, इंडिगो, बाकी एयरलाइनों भी इस होड़ में शामिल हुई हैं। और ये जो पूरा सिलसिला है एयर इंडस्ट्री में उपभोक्ताओं को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का एक प्रयास है, क्योंकि आने वाले समय में बाहर की कंपनियां भी भारत के एयर बाज़ार में अपनी दखल करने वाली हैं, उससे बचने की कोशिश है। अभी हालांकि स्पाइसजेट की इस ऑफ़र को DGCA ने यह कहकर मना कर दिया था, रोक दिया था कि आप इतने सस्ते एयरलाइन टिकट्स नहीं मुहैया करा सकती, स्पेशली इस हालत में जब आपके खुद की बैलेंस शीट पर नुकसान नज़र आ रहा हो। स्पाइसजेट ने इस योजना को उसके बाद वापस लिया। हालांकि उनका कहना था कि पूरे दरमियान में उन्होंने अपनी सारी टिकटें बेच दी। एक दिन में स्पाइसजेट ने करीब 2,20,000 टिकटें बेची हैं, जो उसके एक दिन में 80,000 टिकटों के एवरेज से बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो इस ऑफ़र का फ़ायदा एयरलाइंस को भी मिलता है, क्योंकि जब हम पूरी गणना करते हैं तो उसके बाद एयरलाइंसों में 85% ऑक्यूपेंसीज होनी चाहिए एयरलाइंस को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए। तो ऐसे हालात में एयर टिकटों की ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री भी ज़रूरी है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एयर इंडिया ने इस पर मानसून शॉर्ट बोनांजा के नाम से ऑफर शुरू की है, जिसमें उपभोक्ताओं को करीब 1400 रुपये से टिकटें शुरू हो रही हैं, 1500 रुपये से टिकटें शुरू हो रही हैं, जो उपभोक्ताओं को देश की अलग अलग रूटों पर मिला करेंगी। उसके बाद इंडिगो भी इस होड़ में शामिल हो गया है और मिला जुला कर पूरी तरीके से देखें तो एक सस्ते एयर टिकटों का बाजार काफ़ी ज़्यादा हलचल में है। Well, Abhishek, coming to my next question, with the aviation sector itself, well, the government has given no objection certificate to the Tata Singapore deal. Where do you think the sector will go, given the fact there are new airlines coming, including Air Asia? सिद्धार्थ, बहुत ज़्यादा हद तक जो विश्लेषक है, बाजार विश्लेषक, वो इस बात पर ही ध्यान दे रहे हैं कि ये जो पूरी होड़ है सस्ते टिकटों को बेचने की और उपभोक्ताओं को अपनी एयरलाइन से जोड़ने की, इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है विदेशी कंपनी, खासतौर से एयर एशिया के भारतीय बाजार में आने का। और एयर एशिया के जो CEO हैं टोनी फर्नांडिस, वो पहले ही कह चुके हैं कि भारतीय बाजार में एयर एशिया सबसे सस्ती टिकट बेचेगी। तो इससे पहले कि उपभोक्ता एयर एशिया से जुड़ जाएँ, अन्य कंपनियों की कोशिश है कि उपभोक्ताओं को अपनी सुविधाएं और अपनी सेवाएं देकर वो उनके साथ एक लॉयल्टी बेसिस पर अपना एक संबंध बना सके, और साथ ही पहले से जो टिकटें बिक जाएंगी तो जो मार्केट में जो पोटेंशियल है, जो मार्केट में स्पेस है, उसको भी कैप्चर करने की कोशिश कर रही हैं। और सारा खेल बहुत हद तक एयर एशिया और इसके अलावा जो अन्य कंपनियां भारतीय बाजारों में आने वाले समय में आने वाली हैं, उनको देखते हुए माना जा रहा है कि ये होड़ जो है सस्ती टिकटों की बिक्री की, वहाँ से भी शुरू हो रही है। जी, शुक्रिया अभिषेक, तमाम जानकारी देने के लिए, इस एनालिसिस के लिए जो एविएशन सेक्टर का आपने किया है। और शेयर बाजार पर भी नज़र डाल लेते हैं कि शेयर बाजार की चाल किस तरह की हुई है। ओपनिंग सेशन ज़्यादा मजबूत इस समय पे दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं ना कहीं जो मुनाफा वसूली है वो हावी होती दिखाई दे रही है। Actually, this was expected after 10 days of rallying the markets. Yesterday closed in red, and today it was expected that taking cues from the Asian markets, the markets has opened in the negative, down by about 66 points. The BSE Sensex right now, well on your screen right now, the gainers: Cipla up by about 1%, Wipro, ITC, TCS, Sun Pharma. So pharma sector and IT sector on the radar, and these are the losers: Coal India, ONGC, Jindal Steel, and of course Bharti Airtel. Yesterday Bharti Airtel in a late night release said it's the second largest the telecom provider in Nigeria, and these are the top indices. The consumer durable, healthcare sector, IT and tech sector all up in green. जी, जाहिर तौर पर जो खबरों वाले शेयर हैं उस पर भी हमारी तमाम नजरें रहेंगी। यूनिटेक पर भी आज नज़र डालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो यूके जो ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट कंपनी है उसने कहीं ना कहीं जो यूनिटेक के जो कॉर्पोरेट जो पार्क्स हैं उसमें 100% स्टेक लेने की इच्छा जाहिर की है। इस वजह से यूनिटेक में काफ़ी ज़्यादा एक्शन देखने को मिल सकता है। यूनिटेक काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम्स जनरेट करती हुई दिखाई दी थी पिछले कुछ कारोबारी सत्र के अंदर, और यूनिटेक में आज कहीं ना कहीं कुछ दबाव देखने को मिल रहा है। लेकिन हाँ, ये यूनिटेक भी आज खबरों में रह सकती है। वहीं अदानी पावर पर भी आज फोकस रहेगा, क्योंकि
कल इसने 660 मेगावाट का जो तिरोड़ा प्रोजेक्ट है उसे कमीशन किया है। अदानी पावर भी फोकस में रहेगा, कहीं ना कहीं साफ तौर पर 2% की बढ़त दिखाई दे रही है आपकी टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर। अदानी पावर एक साल में कहीं ना कहीं 16% का रिटर्न देता हुआ नजर आया है। And IDFC is the other stock which had a lot of focus yesterday. It opened in positive yesterday, but by the end of the day it ended down by 2%. This stock was in focus given the fact that this was one of the company which got the RBI license, and also pharma sector given the fact that Business Line reported a news that Novartis has filed an infringement suit against Biocon. So Biocon will be in focus, and pharma sector itself, given the fact that the rupee is now again above the 60 level. So starting with Unitech, where do you think this stock will go? See, Unitech, if you ask me about 6 months to 1 year view, I am quite optimistic. One is the real estate sector has been hammered down, I would say unreasonably, because see, the positives of the real estate sectors have been ignored and all the negatives have been priced in. And now seeing Unitech the way it is there in Delhi NCR region, so if you ask me about a 1 year thing, I would predict a 30% appreciation from current levels. That's yesterday's closing. And if you ask me again today also, I expect decent action in the stock and I expect somewhat of positivity in the stock. आकाश, आपसे फार्मा सेक्टर पर भी एक राय लेने की कोशिश करूंगा। जो वॉकआउट है काफी दिनों से एक्शन में चल रहा है, बुधवार को 20% ऊपर जाता है, कहीं ना कहीं सर्किट लगता हुआ दिखता है। कल भी 8 से 9% का अपमूव आता है। कहीं ना कहीं खबरें ये हैं कि जो यूएस में जो FDA कहीं ना कहीं जो उसके जो इम्पोर्ट बैन लगा दिया गया था उसे कहीं ना कहीं अब हटा सकता है। तो वॉकआउट में काफी ज्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है। क्या वॉकआउट में इस समय पे आप पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे? जी नहीं, मैं जो है पोजीशन बनाने के लिए सलाह नहीं दूंगा, बट यस, ओवरऑल इंडियन फार्मा सेक्टर को लेके जो है मैं बुलिश हूँ, बिकॉज यूएस FDA की कार्रवाई काफ़ी देर से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, बट ओवरऑल जिस तरीके से जो डिमांड आने वाले समय में एक्सपेक्ट की जाती है और जो स्ट्रेंथ और पॉजिटिविटीज़ इंडियन फार्मा सेक्टर की हैं वो उसको यूनिकली प्लेस करती हैं। तो अगर आप मुझे कहेंगे ओवरऑल फार्मा पैक को लेके, आई एम क्वाइट बुलिश एंड येस आई वुड स्टिक माय नेक आउट। मैं 25% की ग्रोथ जो है इस साल फार्मा सेक्टर के लिए एक्सपेक्ट करूंगा स्टॉक प्राइसेस से। अगर आप So continuing the pharma sector, Biocon, where do you see that stock going given the fact that it's being involved in a legal case with Novartis? See, I would analyze Biocon on an overall basis, not only in one perspective. Overall, if you see the current TPS, the way it's performing, its current turnover, the way it's positioned in various markets, I think I'm optimistic on Biocon. Again, I expect, if you ask me to quantify, my expectation is 20 to 25% growth in the stock price in 1 year, and overall market, because ultimately we have to relate to that also. Overall market also, I mean, you'll be remembering 22,500 was something which I predicted on this channel. This has been already through. Now, yes, I will stick my neck out, and my next prediction is that by Diwali, the Sensex may cross 26,000, because see, foreigners are looking towards us with lots of positivity. Dollar de-escalation. So we'll come back to you. So we'll come back to you. But now we'll go to Mumbai. Deepan Mehta, sir, tell me on NBFCs. NBFC stocks literally crashed yesterday. L&T Finance and IFCI. So where do you think these NBFC stocks going, given the fact that many of these institutions were hopeful of getting a license from the RBI? Yeah, hi. Thanks for having me on your show. But my sense is that I think not much harm has been done to the NBFCs because of the absence of bank license. I think in any case their performance was decent, and they were more or less grappling with the local issues in terms of credit growth, in terms of NPAs. And the bank license, if it all were to come through, was more of something, it would take 2-3 years or so for them to take full benefit of it, and at least in the short term it was going to be drain on the resources of these NBFCs. So I don't think that this has made much of an impact on NBFCs at this point of time. I think what NBFCs are get driven by is what the interest rates are prevailing, what the liquidity conditions are prevailing, and those seem to be improving, which is why I feel that NBFCs may be in for a good run going forward.
लेकिन दीपेन, इस समय पे आप IDFC के अंदर क्या कुछ रणनीति बनाएंगे? कल हमने देखा कि बैंकिंग लाइसेंस मिलने के बावजूद भी कल शाम होते होते इस शेयर के अंदर कहीं ना कहीं 2% का डैमेज हो चुका था। क्या आप इस समय पे IDFC को खरीदने की सोचेंगे या फिर उसमें कहीं ना कहीं आप उससे दूर रहने की सलाह देंगे? देखिए, जो IDFC का जो बैंक लाइसेंस उनको मिला, आई थिंक काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और जो उनकी ट्रेजेक्ट्री है, यानी कि जिस हिसाब से ग्रोथ आनी चाहिए अगले 2-3 साल में, आई थिंक काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ सकता है। बैंकिंग में अगर आप देखेंगे तो सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो है मैनेजमेंट क्वालिटी जी। अगर आप देखेंगे जो भी सक्सेसफुल बैंक्स है, जैसे कि HDFC है, एक्सिस बैंक है, येस बैंक है, इन सभी में जो मैनेजमेंट क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी रही है। दे आर एग्रेसिव मैनेजमेंट, दे वांट टू ग्रो द बैलेंस शीट, दे वांट टू ग्रो द बिजनेस, एंड आई थिंक दैट इज़ प्रेजेंट इन IDFC एज वेल। जी, तो अगर आप 3-4 साल का व्यू लेते हैं तो आई थिंक IDFC विल सर्टनली बी अ गुड स्टॉक एंड गिव वेरी गुड रिटर्न्स एज वेल टू शेयर होल्डर्स, एंड दे हैव वेरी गुड एक्सपीरियंस इन लेंडिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर, जी, and they have very good experience in terms of the NBFC business, and I think for them becoming a bank is a natural natural trajectory going forward. लेकिन So although there would be certain challenges in the short term, I think medium to long term looks good. जी, आकाश, आपसे भी एक राय लेना चाहूँगा ऑयल एंड गैस सेक्टर के ऊपर। एक जो काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम्स जनरेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, अबन ऑफशोर नाम का जो शेयर है काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम्स जनरेट इस समय पे कर रहा है। और एक समय था कि अबन ऑफशोर 4,000 साढ़े 4,000 के आसपास कारोबार किया करता था, लेकिन अब ये टूट करके 600 के आसपास आ चुका है। अबन ऑफशोर के अंदर कहीं ना कहीं आज काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम्स जनरेट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं 2 से 3% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर अबन ऑफशोर को आप कैसे प्ले आउट करेंगे? क्या आप इस समय पे खरीदने की सलाह देंगे? जी, सबसे पहले तो ऑयल एंड गैस सेक्टर को लेकर ओवरऑल जो उसकी स्थिति चल रही है इंडिया में, या जिस तरीके से ग्लोबली प्लेस है इंडिया का ऑयल एंड गैस सेक्टर, मैं बुलिश हूँ, काफ़ी बुलिश हूँ। अब जहाँ तक रहा स्टॉक स्पेसिफिक, आई थिंक बाइंग की जा सकती है। अगर कोई 6 महीने से 1 साल का पीरियड लेके चल रहा है तो वहाँ मुझे अच्छी पॉजिटिव एक्टिविटी आती हुई दिख रही है, और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, उनका इंटरेस्ट जो है बनने की वहाँ एक्सपेक्टेशन हो सकती है, और आने वाले समय में कंपनी के फाइनेंशियल में भी इंप्रूवमेंट की पॉसिबिलिटी दिख रही है। तो आई थिंक ऑयल एंड गैस में इन जनरल भी मैं सलाह दूंगा कि एंट्री ली जा सकती है इस तरह के टाइम में। देखिए, ये एक मेरे हिसाब से, मैं अगेन रिटरेट करूंगा, बुल फेज की शुरुआत है। ये बुल फेज का मैं बता दूं इन्वेस्टर्स को, तो ये नहीं है कि आप जल्दबाजी में शेयर्स बेचें या एक बुल फेज आया कि फटाफट शेयर बेच के निकल लें। तो आई थिंक ऐसे में इस सेक्टर के अंदर बाइंग जो है, एक अच्छी बाइंग जो है, ये सेक्टर डिजर्व करता है। लेकिन आकाश, 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर को छूता हुआ दिखाई दिया रिलायंस हमें कल। तो रिलायंस या ONGC और ये जो तमाम जो ऑयल के जो दिग्गज है, इसमें से आप कौन से शेयर को प्रेफर करेंगे इस समय पर? आई थिंक आई मस्ट थैंक यू फॉर आस्किंग दैट एक्सीलेंट क्वेश्चन एंड यूजेज ऑफ लैंग्वेज। 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर, अब मेरे दोस्त ये पिछले 52 हफ्तों का उच्चतम स्तर है। अब मैं इसी चीज़ को वो कह रहा हूँ कि अगले आप 26 या 52 हफ्तों के हिसाब से देखिए, शायद वो उच्चतम स्तर जो है आपको कुछ हद तक न्यूनतम स्तर दिखे। तो वो मेरा सारा बेसिस है जो डिस्कशन का है, जो मेरी आगे को लेके रणनीति है या वो है। तो जहाँ तक आप RIL या ONGC की बात कर रहे हैं, मेरे हिसाब से अगर आप 1 साल का पूछें, RIL में 30% की तेज़ी मैं यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ONGC में 20 से 25% की। RIL हालांकि बहुत न्यूज़ रही है पिछले 2 महीने में, हर तरह की न्यूज़ रही है, बट स्टिल RIL में अभी भी इस बढ़ोतरी के बाद आई थिंक एंट्री लेना बनता है। 1 साल या 1 साल से ऊपर जो इन्वेस्टर्स एंगल लेके चलते हैं, RIL में एंट्री कर सकते हैं। ONGC भी आई थिंक एक सेफ बेट के रूप में, जो थोड़ा कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है वो ONGC के अंदर जा सकता है। तो रिलायंस और ONGC में साफ तौर पर सलाह दे रहे हैं आकाश जिंदल, स्टॉक एनालिस्ट हमारे, कि कहीं ना कहीं यहाँ पे आज एंट्री बनती है। जाहिर तौर पर रिलायंस 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर को छूता हुआ दिखाई दिया था। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद भी बिजनेस मॉर्निंग में शेयर बाजार पर ये चर्चा जारी है। सीमेंट सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। अपने सपने दुनिया से भी बड़े हैं, इंतजार एक मौके का करते हैं, जिंदगी की चौखट पे हाँ खड़े हैं, भारत के मजबूत हाथ, हम सब हैं एक साथ। युवा है भारत के मजबूत हाथ। हर साल 2 करोड़ युवाओं को मिलेगी ट्रेनिंग और रोजगार के अवसर, और हर जरूरतमंद युवा को स्कॉलरशिप।
कांग्रेस की टीम है आपके साथ। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। बहू गर्भ से है। माँ क्यों ना मधु का अल्ट्रासाउंड टेस्ट करवा ले जाए? अल्ट्रासाउंड? मगर बहू तो एकदम ठीक है। कहीं तुम ये तो नहीं जानना चाहते कि लड़का है या लड़की? इसमें हर्जी क्या है माँ? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। नर या मादा शिशु की जांच के लिए अल्ट्रासाउंड गैर कानूनी है। ये महापाप है। मैं गलत था, मुझे माफ कर दो माँ। अल्ट्रासाउंड टेस्ट तभी हो जब गर्भवती महिला और शिशु की स्वास्थ्य जांच हो। लिंग के लिए ये जांच कराना अपराध है। उठते हैं ना थकते हैं बस चलते हैं, देश के हर पेट को ये भरते हैं, मिट्टी को सोना ये हाथ करते हैं, भारत के मजबूत हाथ हम सब हैं एक साथ। भारत किसान है भारत के मजबूत हाथ। किसानों को मिलता रहेगा फसल पर सुनिश्चित लाभ और जमीन की सही कीमत। कांग्रेस की टीम है आपके साथ। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। Hi, welcome back. On Wednesday, RBI announced that two institutions, Bandhan Microfinance Institute and IDFC Infrastructure Company, to get in-principle approval to get licensed. We are joined by the chairman of Bandhan Group, C.S. Ghosh. Sir, welcome to Doordarshan News and congratulations for getting the in-principle approval for the banking license. So, what's your first reaction when you got the in-principle approval of getting a license? It is a very much encourageable decision by the Reserve Bank of India, and also it is our 13 years journey in the microfinance operation, the hard work of my team, and with the help of all banks and Reserve Bank of India as a NBFC. This is a big recognition and also very challenging job given by RBI to us. And it is also, you know, that the microfinance industry, it is also, you know, that we are reaching to the poor clients to give the small loan for their income generation. So industry as a microfinance in India, this is also get the recognition through the decision of RBI. So when will we see? So when will we see a Bandhan Bank finally coming? It is, you know, that the now principal approval has given by RBI. Now process will start very soon, and hopefully RBI suggestion within 18 months will be come as a operation in a bank. लेकिन घोष साहब, एक चीज आपसे समझना चाहूंगा कि आप कितने बैंक ब्रांचेस खोलने की आप सोच रहे हैं इस समय पे शुरुआत के अंदर, और दूसरी बात किन किन एरियाज पर आप ज्यादा फोकस करेंगे? क्या रिटेल सेक्टर, जो रिटेल बैंकिंग है, क्या उस पर आप फोकस करेंगे, या आपका फोकस बेसिकली किस तर्ज पर ज्यादा होगा? You know that we are now working in a 22 states, and we have about 55 lakh customer base. So we are ready to give all financial services which is eligible under the bank license to provide it to our existing customer first. And for that reason, those number of branches which we need to open according to the plan which we are preparing now, will prepare on that. So what challenges do you see ahead before the establishment of the bank? And we know you've started your journey since it's been like 15 years. So what challenges do you see right now? Challenge is always in a people HR. That is in the advantage of Bandhan on that, because Bandhan is working the more than 70% operation in the rural India and the interior rural. So my people are very happy with the rural people. So that is an advantage of us. This is a big challenge for the bank to send the staff to the rural India, and they will not like to stay in India. That
this is our advantage on that. Our challenge is here to build up their capacity to give the services to the customer. Well, sir. Our staff now giving the only services actually. When will we become a bank? We will be the total, the deposit and remittance, insurance, all services to the customer. So for that reason, we need to build up the capacity of my staff and the home banking build up their capacity very smoothly give the services to the customer with the whole banking service. जी, जाहिर तौर पर घोष साहब बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको बैंकिंग लाइसेंस मिला है और 22 स्टेट्स में आपकी प्रेजेंस है। कहीं ना कहीं जो उम्मीद की जा रही है कि आप जल्द से जल्द अपने बैंक्स को लेकर के आएंगे, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। शुक्रिया, आप डीडी न्यूज़ पर एक्सक्लूसिवली हमारे साथ में जुड़े। तो बंधन के जो सीएस घोष हमारे साथ जुड़ते हुए साफ तौर पर कहते हुए कि अगले कुछ महीनों के अंदर ही बंधन के बैंक्स आपको दिखाई देंगे। लेकिन इस समय पे आगे चर्चा को बढ़ाते हुए आकाश जिंदल हमारे साथ मौजूद हैं। आकाश, जो रुपए की चाल पर अगर नजर डालने की कोशिश करें तो रुपया कहीं ना कहीं 60 के आसपास आता हुआ हमें नजर आया है। आज भी जो ओपनिंग ट्रेड्स में 60 के आसपास ही कारोबार कर रहा है। रुपए पर आपकी क्या कुछ एक्शन, आपको लगता है एक्शन आगे और भी देखने को मिल सकता है इस समय पर? देखिए, रुपया हमारे लिए मैं कहूँगा बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगर आप कहें पिछले कुछ महीनों की सबसे बड़ी अचीवमेंट तो रुपये को कहूँगा 68 रुपये 70 पैसे एक बार टच कर लिया था। आज जो है कंफर्टेबल है, जो लास्ट मेरे पास है 60.17 का डेटा जो है, और 59 पॉइंट कुछ पहुँच गया था। 60 मैंने प्रिडिक्ट किया था। नेक्स्ट प्रिडिक्शन मेरी जो है 58 रुपीज़ पर डॉलर की है इन कमिंग 40-45 डेज, बिकॉज आई एक्सपेक्ट लॉट ऑफ इंटरनेशनल मनी टू कम टू इंडिया। देखिए, आज उसके पीछे रीज़न, आज हालात देखें जो हमारी और कंट्रीज़ हैं जो इंडिया के साथ कम्पीट कर रही हैं इंटरनेशनल मनी के लिए, FIA मनी के लिए, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट मनी के लिए। रशिया की सिचुएशन देखते हैं पहले। रशिया जो है यूक्रेन इशू के बाद जो है, but I like to interrupt. Don't you think a strong rupee is going to impact the IT stocks like Infosys, Wipro? So obviously these stocks could be the draggers. I think a very interesting question, that would a strong rupee be beneficial for India, or would it be, counterproductive for India, considering that we are exporting IT? See, I'll tell you, if the rupee keeps on getting stronger, and if we have a dollar rupee situation, though I'm predicting 58, but up to 56, I think it's going to work well for India, because we have to see overall perspective, oil imports and all other things. But in case, though I'm predicting only 58, it goes below $56, then yes, in some ways it could be counterproductive. But as of now, stronger rupee definitely means stronger economy and more inflows of international. So hold that thought there. We'll go to the financial capital, Mumbai. Dipen, one question. The markets opened in red today. So where do you think that, is there a scope of a correction in the markets now after 10 days of rallying? Yeah, obviously I think when the markets have gone up the way they have, some amount of correction should be expected. But what one investor needs to keep in mind is that after years of market not being able to clear that 6,300, 6,400 on the Nifty and about 21,000 on the Sensex, those levels have been breached now. And technically, I think market is in a very sound position. Well, will it be a right time to buy on dips in the markets right now? Yeah, it will be the right time to buy and dips in the market. We are seeing heavy FI flows coming through, and they are not being matched by domestic institutional selling. मूडीज ने जो वेदांता की जो रेटिंग को बढ़ाया है कहीं ना कहीं, तो उसकी जो दो शेयर जो कंपनीज है, सेसा स्टरलाइट और हिंदुस्तान जिंक, इसमें आपका क्या कुछ आपको आउटलुक लगता है? क्या इस समय जो मेटल सेक्टर के अंदर इन दो कंपनीज के साथ आप आगे जाना चाहेंगे? देखिए, पहले तो मेटल सेक्टर को इन जनरल लेते हैं। मेटल सेक्टर जो है, देखिए मेरे हिसाब से इंटरनेशनल मूवमेंट का, इंटरनेशनल एक्टिविटी का इस सेक्टर पे इम्पैक्ट पड़ेगा। मेटल्स कमोडिटी प्राइसेस इंटरनेशनल तरीके से मूव करती है। जब हम स्पेसिफिक शेयर्स पे आते हैं तो इन दोनों स्पेसिफिक शेयर्स में एवरेज ग्रोथ में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर एवरेज को आप क्वान्टिफाई मुझसे करवाना चाहेंगे तो 15% के आसपास की अप्रिसिएशन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं। एक साल का अगर पीरियड लेके चल रहे तो एवरेज रिटर्न यहाँ पे मिल सकती है। बट अगेन, इस समय अगर आपको अच्छी ग्रोथ चाहिए तो आई थिंक कुछ लार्ज मिड कैप्स हैं जिन्होंने रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया, अंडर प्राइस है, वहाँ मैं इन्वेस्टर्स को कहना चाहूँगा वहाँ अच्छी बाइंग बनती है। जो इन्वेस्टर्स फील कर रहे हैं कि वी हैव मिस्ड द बस, आई थिंक देयर इज स्टिल एन अपॉर्चुनिटी टू गेट इन टू द बस इफ यू वांट टू गेट इन फॉर 6 months, 8 months और 1 year। तो लार्ज मिड कैप्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिनमें वैल्यू है, ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है और रैली उनके अंदर अभी तक नहीं आई है, वहाँ आपको एप्रिसिएशन के स्कोप अभी भी एक्सपेक्ट
So yesterday China announced a mini economic stimulus. So how do you think that will impact the metal stocks? See, again, a very interesting thing. See, I think China is largely, if you ask me, China, the way I've thoroughly studied China, is dependent more on US. So if you ask me China, I'll take you to US and the event which we are expecting all today, the US monthly job data. But see, I'll relate China with US. If we have positive data from US, if we have positivity from US, I think China is going to boom. But yes, China, I think I would relate to US because largely still the sentiment of the economy would be dependent on how US is going to perform. So, well, small question quickly, talking about sales. SAIL registered a growth of 7% in sales for financial year 13-14. Where do you think this stock specifically going? In a year's time, if you ask me, 15 to 18% growth is what I expect in the stock price. जी जाहिर तौर पर तो सेल और तमाम मेटल सेक्टर पर बात की, आगे कोल इंडिया पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम्स इस समय पे जनरेट होते हुए दिखाई दे रहे कोल इंडिया के अंदर भी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। अब की बार मोदी सरकार, कमल का बटन दबाएंगे, भाजपा जिताएंगे। बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। भारत के मजबूत हाथ, हम सब हैं एक साथ। किसान है भारत के मजबूत हाथ। किसानों को मिलता रहेगा फसल पर सुनिश्चित लाभ और जमीन की सही कीमत। कांग्रेस की टीम है आपके साथ। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। प्रधान जी, हमारे हैंडपंपों में पानी नहीं आ रहा। हमारे बोरिंग में भी पानी नहीं आ रहा, फसल सूख रही है। हमारे हैंडपंपों में पानी इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि भूमि जल स्तर बहुत नीचे चला गया, इसे रिचार्ज करना होगा। चेक डैम और तालाबों द्वारा जल का फिर से भरण करना होगा और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि तालाबों में कपड़े ना धोएं और जानवरों को ना नहलाएं, इससे जल प्रदूषित होता है। जल प्रदूषण न करें, जल संरक्षण करें। जल बचाएं, कल बचाएं। Hi, welcome back. Let's take a look at the commodity markets now. Well, starting with gold. Gold is trading almost flat at 1,285 per ounce. So the value of the gold metal is on your screens. Now on to silver. Currently silver is trading at $19.81 per ounce, marginally up by 0.03%. A crude check, Brent crude is trading around $106.18 per barrel, up marginally, that's 0.03%. रुपए पे भी एक नज़र डाल लेते हैं। शुरुआती कारोबार में जो मुद्रा बाजार में जो रुपए के सामने जो डॉलर रुपए का इक्वेशन है, कहीं ना कहीं जो 60 का स्तर है वहीं पे मेंटेन है। 60.35 के स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है। 0.30% के आसपास जो बढ़त देखी जा रही है, वही 60 का स्तर जो 60 से 60.50 के स्तर के इसके बीच में कहीं ना कहीं रुपया कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। रुपये सुबह के कारोबारी सत्र में 60.35 के स्तर पर कारोबार करता हुआ। Well, we'll go to Mumbai now, and we promise CIL, that's Coal India. What's your take on CIL, given the fact that Coal India has missed its target by 19.15 million tons? So what's your take on that, Dipin? Yeah, see, I think the company has been underperforming for the past several quarters and has been embroiled in a lot of
controversies and issues. Even they've had labor trouble from time to time. So although a very valuable company, I don't think that it has delivered consistent performance. And again, there's a lot of interference in its operations, and prices also are being controlled from time to time. So although it's a good trading bet, and it may go up with the rest of the market, but I'm not sure whether long-term prospects for Coal India are that great. And unless we see some major reforms taking place in the coal sector and more autonomy to Coal India per se, better control over pricing, flexibility to auction coal, I think unless all these various issues are not put in place, I think Coal India may continue to underperform. But no doubt valuations are on the attractive side and balance sheet is in good shape. लेकिन ऑटो सेक्टर पर भी आपकी एक राय चाहूँगा। मारुति सुजुकी में पिछले साल जो लेबर के साथ में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उसके बाद टोयोटा में भी सेम प्रॉब्लम्स आती है, जो लेबर्स के साथ जो प्रॉब्लम, जो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स हैं। अब अगर बॉश जो कंपनी ऑटो सेक्टर की है, उसको भी कहीं ना कहीं 2000 जो कर्मचारी हैं, वो भी कहीं ना कहीं उसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उन्हें परमानेंट करने की बात कही जा रही है, फिर वेतन वृद्धि को लेकर के जो बात कही जा रही है, वेतन में जो पैरिटी होनी चाहिए, एक समानता होनी चाहिए, उसको लेकर के बात कही जा रही है। बॉश के अंदर इस समय आपकी क्या रणनीति होगी? और जिस तरह के जो ये इक्वेशंस बनते जा रहे हैं, जो तमाम जैसे जो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स का जो ये क्लैश होता जाता है, क्या इस समय पे आप ऑटो कंपनियों के अंदर निवेश करने की सोचेंगे? देखिए, ऑटो कंपनीज का जो है परफॉर्मेंस वैसे तो अच्छा रह चुका है, डिस्पाइट जो डोमेस्टिक सेल्स जो उनमें पिकअप नहीं देखी है, फिर भी उनका परफॉर्मेंस का जो है साल में काफ़ी अच्छा रहा है बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट, बिकॉज ऑफ बेटर कॉस्ट मैनेजमेंट। आगे चलते आई थिंक वी आर सीइंग अ माइल्ड रिवाइवल इन ऑटोमोबाइल सेल्स एंड वी सॉ दैट इन एटलीस्ट टू व्हीलर्स देयर इज इंप्रूवमेंट एज फार एज हीरो मोटर इज कंसर्न एंड इवन इन दी अदर ऑटो कंपनीज फोर व्हीलर्स देयर इज अ माइल्ड इंप्रूवमेंट. So on the whole, I feel that the next 1 year could be better for auto companies than what the earlier year was. And also exports are picking up. I think auto ancillary companies also will do exceedingly well going forward because of exports and pickup in domestic demand. Valuation wise, they are quite reasonable at this point of time. और अगर आप domestic story को believe करते हैं and you believe that economy will pick up, consumer sentiment will pick up, then there is some amount of pent-up demand in for auto companies and whether it's cars or two-wheelers, and that pent-up demand will certainly play out over the next few months or so. So I'm not that bearish on auto companies, and I think that they will do reasonably well going forward. Well, Dipen, any tip of the day, and also the fact is right time to buy in this market? Any tip of the day, Dipen? See, we would not like to give a stock for a particular day, but basically give a broad idea. I think that on the whole we are looking for better economic trends post-elections, assuming we have a stable and progressive government. Then we will see improvement in the overall GDP growth rates, and that always means that banks will benefit because they are a play on the economy. So I think investors should have a good look at banks and see whether they have enough banks in their portfolio. I think at least 20% should be in banks and NBFCs. And over there the preference has to be for the private sector banks with usual disclosure that we have investments and recommendations. I think go with the best of the breed over there, be it HDFC Bank or HDFC, ICICI Bank, Axis Bank for that matter. शुक्रिया दीपेन हमारे साथ जुड़ने के लिए, मुंबई से तमाम एनालिसिस करने के लिए और तमाम स्टॉक्स के ऊपर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आकाश, आपके पास आऊँगा और एक MCX नाम के स्टॉक्स की आपसे बात करना चाहूँगा, जो MCX के बोर्ड ने है मंजूरी दी है 24% जो स्टेक है वो FTL में डालने की बात कही है वाया एस्क्रो अकाउंट के थ्रू। MCX जो पर्टिकुलर स्टॉक है, इसमें आपका जो पूरा एपिसोड आपने देखा, ये जो जिग्नेश शाह का जो एपिसोड हुआ, उसके बाद MCX के अंदर आप किस तरह का प्ले आउट करने की कोशिश करेंगे? एपिसोड बिल्कुल आपने सही कहा, मैंने क्या देखा, आई थिंक द एंटायर वर्ल्ड हैज़ बीन वॉचिंग दैट, ऑब्जर्विंग दैट, जो इसके अंदर जो है मूवमेंट्स लास्ट ईयर रही हैं, जो एक्शन रहा है, उसको देखते हुए देखिए जहाँ तक इन्वेस्टर्स की बात है, इन्वेस्टर्स को मैं सजेस्ट करूँगा कि अभी जो है अगर आप दूर रहें तो बेटर रहेगा, बिकॉज आने वाले समय में जो है न्यूज़ किस तरह से आती है, किस तरीके से जो है चीज़ें अल्टीमेटली शेप लेती हैं, वो स्टॉक का भविष्य निर्धारित करेगा। तो मेरा ये मानना है कि यहाँ पे कई ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ कंपैरेटिवली आप बेटर बेट्स में जा सकते हैं। इफ़ यू आस्क मी सर्टेन बाइंग टिप, सर्टेन गुड टिप, तो आई वुड रिकमेंड सम अदर शेयर जहाँ पे मुझे कंपैरेटिवली सेफ जर्नी लगती है तेज़ी की तरफ। अगर आप पिक ऑफ द डे की बात कर रहे थे तो DLF और SBI दो मुझे ऐसे शेयर लगते हैं जो आज एक्वायर किए गए, लेकिन थोड़ा होल्डिंग पीरियड रखा जाए। Talking about DLF, the Competition Commission of India has slapped a penalty of 2.4 crore rupees. Where do you see the stock going after this penalty?
See, again, I'll analyze the stock on an overall basis. Overall, the sales I expect, overall, the growth in real estate market I expect, and overall the real estate price escalation. That's the most important thing for me. In Delhi NCR market, I expect a decent appreciation in real estate prices, and that's going to play quite well for DLF as well as the other stock fintech which we discussed initially. That is something which would push DLF share price. And if you ask me 1 year's prediction, I think 30 to 35% growth could be there in DLF. Of course, मैं आकाश जिंदल सभी दर्शकों को एज अ डिस्क्लोजर बताना चाहूँगा कि जिन भी शेयर्स के बारे में डिस्कशन हुआ उन्हें मेरा और मेरे फ्रेंड्स का इंटरेस्ट. Sir, moving on from realty sector to aviation stocks, where do you think the sector going, given the fact there are lots of new arrival of new airlines if they get permits? Recently, Tata and the Singapore Airlines got NOC from the aviation minister, and hopefully we'll get Air Asia will also be flying in the Indian skies. So, where do you see the sector going? See, if you talk about the business analysis of the sector or the stock market analysis or prediction of stock market, I'm not too bullish about the sector. See, sector has got positivity as well as challenges, and lots of challenges are there as far as the sector is concerned, whether it's input costs, whether other areas, competition and all over things. So I think if you ask me whether aviation sector would be in my top picks for buying for investors or to suggest retail investors, no, I wouldn't. I think there are other sectors which could perform better as far as stock market terms are concerned in comparison with aviation. So I would say there are other sectors which could be better bets. I would rather not recommend investors to get too much into this. आकाश, एक बहुत साइलेंट स्टॉक है एडलवाइस फाइनेंशियल करके, ये इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है इस समय पे. जो RBI दरअसल उसने जो FI लिमिट है उसकी सीमा को 28% तक बढ़ाने की बात कही है. काफ़ी साइलेंटली परफॉर्म कर रहा था एडलवाइस फाइनेंशियल इस समय तक. आप इस समय इस फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर एडलवाइस को कहाँ पे जाता हूँ देख रहे हैं, क्योंकि अच्छे खासे रिटर्न्स जनरेट करता हुआ दिखाई दे रहा है एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज. इस समय पे आपकी रणनीति क्या होगी इस स्टॉक्स को लेकर के? देखिए, पहले तो ओवरऑल NBFC पैक पे आते हैं. ओवरऑल NBFC पैक को लेकर मैं बैंक लाइसेंसेस एक चीज़ हम कह सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जिस तरीके से मैं इकोनॉमी को आने वाले समय में परफॉर्म करता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जिस तरीके से इंटरनेशनल ग्रोथ आते हुए एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, आई थिंक NBFCs के लिए अच्छा वक्त आने वाला है. ओवरऑल NBFCs को लेकर बुलिश हूँ. और एडलवाइस की बात करें तो अगेन मैं इस स्टॉक को जो है पॉजिटिव एंगल जी, और इसी मोर्चे पर फाइनेंशियल लिटरेसी सेगमेंट की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं. आज के अपने खास फाइनेंशियल लिटरेसी सेगमेंट में हम आपको बताएंगे कि कैसे बैंक में पड़े आपके पैसे भी अच्छा खासा रिटर्न हासिल कर सकते हैं. पेश है शालू दुबे की एक खास रिपोर्ट. लोग अक्सर ये सोचते रह जाते हैं कि हम अपने खाली पड़े पैसों को कहाँ लगाएं, जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिले. ऐसे विकल्प तलाशने के चक्कर में अक्सर हमारा पैसा बैंकों के सेविंग्स अकाउंट में पड़ा रह जाता है और उस पर हमें महज 3 से 4% का रिटर्न मिल पाता है. हालांकि कुछ बैंक ऐसे हैं जो सेविंग्स अकाउंट पर 6% का रिटर्न भी दे रहे हैं, पर आज हम आपको बताएंगे कि बैंक में पड़ी इसी रकम पर आप 8 से 9% का ब्याज हासिल कर सकते हैं, और वह भी बिना किसी खास माथापच्ची किए. दरअसल ज्यादातर बैंक अब आपको नए सेविंग्स अकाउंट पर विकल्प दे रहे हैं, जिन्हें सेविंग्स प्लस या स्वीप इन अकाउंट कहते हैं. एक तरह से ये सेविंग्स प्लस या स्वीप इन अकाउंट सेविंग्स अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट का मिला जुला रूप होते हैं. अलग अलग बैंकों में इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है. आइए जानते हैं कि किस बैंक में इस खाते को किस नाम से जाना जाता है. IDBI बैंक का स्वीप इन सेविंग्स अकाउंट, एक्सिस बैंक का इन कैश 24, यूनियन बैंक का यूनियन फ्लेक्सी डिपॉजिट, HDFC बैंक का सुपर सेवर फैसिलिटी, बैंक ऑफ इंडिया का BOI सेविंग्स प्लस स्कीम, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का फ्लेक्सी फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सेविंग्स प्लस अकाउंट, इलाहाबाद बैंक का फ्लेक्सी फिक्स्ड डिपॉजिट, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का मिक्सी डिपॉजिट स्कीम, कॉर्पोरेशन बैंक का मनी फ्लेक्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का यूनाइटेड बोनांजा सेविंग स्कीम. इन्हीं बैंक अकाउंट्स के उदाहरण हैं. सेविंग्स प्लस या स्वीप इन अकाउंट खुलवाने के लिए आपको कोई खास मशक्कत नहीं करनी पड़ती. जो बैंक इस तरह के खातों की सुविधा देते हैं, वहां आप सेविंग्स बैंक खाता खुलवाकर साथ में सेविंग्स प्लस खाते के साथ उसे लिंक करने का आवेदन दे सकते हैं. अगर पहले से किसी बैंक में आपका सेविंग खाता हो तो आप इसके साथ भी सेविंग्स प्लस या स्वीप इन अकाउंट खुलवा सकते हैं. सेविंग्स प्लस खाता खुलवाते वक्त आप एक थ्रेशोल्ड लिमिट के लिए आवेदन देते हैं. इस
लिमिट के ऊपर जितनी भी रकम होती है वह ऑटोमेटिक आपके स्वीप इन अकाउंट में चली जाती है। आइए इस चार्ट की मदद से समझते हैं। मान लीजिए आपके सेविंग्स अकाउंट में 30,000 रुपए हैं और आपने 5,000 रुपए की थ्रेशहोल्ड लिमिट तय करवा रखी है, तो बाकी के 25,000 रुपए खुद ब खुद सेविंग्स प्लस खाते में स्वीप कर लिए जाएंगे। सेविंग्स खाते पर जहां आपको 4 से 6% का ब्याज मिलेगा, वहीं सेविंग्स प्लस खाते पर आपको 8 से 9% का ब्याज हासिल होगा। हो सकता है कि आपको अचानक से कभी पैसे की जरूरत हो और ऐसे में आपको जितनी रकम चाहिए उतनी रकम खुद ब खुद रिवर्स स्वीपिंग हो जाएगी। सेविंग प्लस या स्वीपिंग अकाउंट के साथ सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसकी एवज में आप चेक काट सकते हैं और एटीएम कार्ड के जरिए भी पैसे निकाल सकते हैं। बैंक सेविंग्स प्लस अकाउंट में पड़े आपके पैसे को फिक्स्ड डिपॉजिट में तब्दील कर देते हैं। इस खाते में जितने दिन आपकी रकम पड़ी होती है उतने दिनों की एफडी की ब्याज दर आपको मुहैया कराई जाती है। इन खातों से पूर्व निकासी पर बैंक अमूमन आपसे कोई पेनल्टी नहीं वसूलते, मगर कुछ बैंकों में पूर्व निकासी के लिए पेनल्टी भी है। उनमें 1 साल और 1 दिन पूरा होने से पहले पैसे निकालने पर पेनल्टी लगाई जाती है। कुल मिलाकर देखें तो नौकरीपेशा लोगों के लिए सेविंग्स प्लस अकाउंट एक अच्छा विकल्प है, जिनके खाते में हर महीने एक तय रकम आती है और उसमें से कुछ रकम बच जाती है, मगर निवेश की कोई सटीक रणनीति के अभाव में उनका पैसा यूं ही बैंक खातों में पड़ा मामूली ब्याज कमाता रहता है। साथ ही जो लोग लंबे समय के लिए अपना पैसा कहीं फंसाना नहीं चाहते, उनके लिए भी सेविंग्स प्लस या स्वीपिंग अकाउंट एक बेहतर विकल्प है। शाली दुबे, डीडी न्यूज। Well, now on to a special interview segment. Today we have this special story on 2 young entrepreneurs from Mumbai. Space, and at that very instant I thought there was nothing like taking grocery online, because we spend hours and hours of our time in a week. In terms of product selection, we've got everything ranging from fresh fruits, exotic fruits, vegetables, to the FMCG end of the spectrum, which is everything Coke, Pepsi, your Lay's chips, etc. So dealing with perishables at one end and at FMCG with a good shelf life on the other. That's exactly what we're doing, so that you get most of what you need for your home from a one-stop shop, which is Local Banya. Local Banya hit upon a solution with the leaner business model that relied partially on warehousing and partially on a cash and carry model. Local Banya presently lists over 12,000 products and has over 100 employees servicing customers in Mumbai, Thane and Navi Mumbai. The customers have the convenience of picking delivery slots as per their convenience, with deliveries being done from 7 AM to 12 AM. With these young entrepreneurs and novel business ideas being born in India, it is evident that the industry is now started to change its shape and break through the conventional style. Shama Mishra's report, DD News, Mumbai. तो ये थी श्यामा मिश्रा की रिपोर्ट। और आकाश जिंदल, आप शो में आए बिजनेस मॉर्निंग में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल बिजनेस मॉर्निंग में इतना ही। मुझे और सिद्धांत को दीजिए इजाजत। नमस्कार।